नमस्कार प्यारे बच्चों। अपने क्वेश्चन बैंक का सेकंड चैप्टर है अपना केमिस्ट्री का, और इस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मेन कौन कौन से एग्जाम के हिसाब से इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर आगे थोड़े बहुत इसके बड़े क्वेश्चन वगैरह हैं, और इसमें लगभग 20-30 क्वेश्चन है ना, वो सारे आप कर लो। उसके बाद इस चैप्टर में से कोई भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। अब देखो, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव पर्सन स्टार्ट होते हैं। पहला क्या है? गैल्वेनीकरण में क्या है? गैल्वेनीकरण में लोहे की सतह पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? याद रखना, गैल्वेनीकरण को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसका हिंदी में एक नाम और है, इसको यशद लेपन भी बोलते हैं। ये नाम लिखा हुआ है, एक ही बात है। यशद लेपन लिखा हुआ है, या गैल्वेनीकरण लिखा हुआ है, या गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इस रिएक्शन या इस गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे के ऊपर किसकी परत लगाते हैं? जिंक। लिखा नहीं, यशद मतलब जिंक होता है। यशद का अर्थ क्या है? जिंक। तो जिंक की परत लगाई जाती है। पहले का ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद देखो दूसरा, साम्य अवस्था पर सेल का ईएमएफ, यानी ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। याद रखना, क्या मानते हैं? शून्य। तो साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल, और इसका मान क्या मानते हैं? 0 माना जाता है, यानी शून्य होता है इसका। इसके बाद देखो अगला तीसरा प्रश्न, गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन असत्य है? गैल्वेनिक सेल है ना, उनके लिए इन चारों में से कौन सी कथन या कौन सी चीज जो है गलत है, वो देखना है। असत्य है, गलत देखना है। पहला देखो, एनोड पर अपचयन होता है। सबसे पहले गलत आ गया ये। हमेशा एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। दूसरा, कैथोड पर अपचयन होता है, ये सही है। कैथोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑन कैथोड। एनोड ऋणावेशित होता है, याद रखना। अब यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना। गैल्वेनिक सेल जो होता है ना, उस गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा नेगेटिव चार्ज वाला होता है। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ जाए ना, विद्युत अपघटनी सेल, वहां पर एनोड क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं, धनावेशित लिखते हैं। यहाँ गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा क्या होगा? ऋणावेशित होगा, सही है। और कैथोड क्या होता है? धनावेशित होता है। यानी गैल्वेनिक सेल में विद्युत अपघटनी सेल का जस्ट उल्टा है यहाँ। तो इसमें हमें क्या पूछा है? गलत कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? असत्य कौन सा है? ये एनोड पर रिडक्शन होता है, ये गलत है। एनोड पर अपचयन होता है, ये गलत है। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण वाली क्रिया होती है। इसके बाद देखिए अपनी आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 4 में क्या है कि विद्युत अपघटन या विद्युत अपघट्य की चालकता किसकी गति के कारण होती है? देखो, चालकता जो होती है ना पदार्थ, विद्युत अपघट्य की चालकता, चालकता है वो मेन दो टाइप से हो सकती है। वैसे 3 प्रकार से है। एक होती है इलेक्ट्रॉन से चालकता, एक होती है आयन से चालकता, और एक होती है पॉजिटिव होल से चालकता होती है। तो याद रखो, अगर जहां पर धातु आ जाए या मेटल आ जाए, कोई चालक तार आ जाए, कंडक्टर आ जाए, तो उसमें हमेशा चालकता इलेक्ट्रॉन से होगी। और जहां सोल्यूशन आ जाए ना, विलयन आ जाए, और विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है, अगर इनको आप किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व करोगे, घोलोगे, तब इससे आयन बनेंगे, और उनमें चालकता किससे आएगी? आयन से आएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा चालकता आयन से आती है। और एक होता है पॉजिटिव होल से। एन प्रकार, पी प्रकार आगे पढ़ेंगे, बाद में अपने आएंगे। एन और पी के अंदर क्या है? वहां पी प्रकार जो होता है ना, पी प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, उनके अंदर क्या है? कंडक्टेंस या चालकता जो होती है वो पॉजिटिव होल से होती है। यहाँ पर जो क्या लिखा है कि विद्युत अपघट्य की चालकता इलेक्ट्रोलाइट, इसकी कंडक्टेंस यानी चालकता जो होती है वो आयन से होती है। किससे होती है? आयन से होती है। ये अगले वाला क्वेश्चन काट दो, आयन से। किससे होती है? आयन से चालकता होती है, ध्यान रखना है। फिर देखो अपना 5वां क्वेश्चन, कि एक सेल के बाएं और दाएं इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव के संबंध में सेल का ईएमएफ होगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव, इसके लिए सेल का ईएमएफ निकालना हो, इसकी सहायता से इसका फॉर्मूला क्या है? ऐसे लिखते हैं कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे लिखते हैं। ई कैथोड माइनस एनोड। और याद रखो, सेल आरेख, सेल डायग्राम होता है, उसमें एनोड को हमेशा बाईं तरफ, कैथोड को दाईं तरफ लिखते हैं। तो यहाँ कैथोड की जगह क्या आएगा? यहाँ दायां आएगा, दायां। और एनोड को हमेशा बाईं तरफ यानी बायां आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां। तो क्या होगा? ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां। ये है
किसी भी सेल के लिए अपचयन विभव की सहायता से सेल का ईएमएफ ज्ञात करना यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर अपना छठा। तो छठा क्वेश्चन है ना, वो क्या है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव का जो मानते क्या मानते हैं इसका जीरो मान के करते हैं सारा, क्या मानते हैं इसका शून्य यानी जीरो माना जाता है। तो क्या मानते हैं इसका मानक SHE है ना, इसका क्या मानते हैं जीरो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या माना जाता है शून्य यानी जीरो माना जाता है। इसके बाद देखो मोलर चालकता की इकाई बतानी है, मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टेंस की इकाई। अब देखो याद रखो मोलर चालकता के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे मोलर कंडक्टेंस बराबर ऐसे लिखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता बटे या कंसंट्रेशन सांद्रता C, है ना, और ऊपर क्या लिखना 1000, इस तरह से ये फॉर्मूला है। और विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, और कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है मोल पर लीटर या मीटर क्यूब कर सकते हो ऐसे इस तरह से। और मीटर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी ऊपर गया प्लस का, प्लस के कट गए 3 2 कट गए तो मीटर 2 बच गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर और ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स इसको बोलते हैं सीमेन, क्या बोलते हैं ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं। तो यानी सीमेंस यानी ये सीमेंस फिर मोल इनवर्स और क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसके लिए है, ये मोलर चालकता के लिए क्या है यूनिट है, इसकी इकाई है, याद रखना ये ठीक है। और विशिष्ट चालकता के लिए क्या होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न नंबर 8वां क्वेश्चन। और 8वें के अंदर क्या है कि विद्युत अपघटनीय विलयन का तनुकरण करने पर इसको डाइल्यूट करें, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है इसको क्या करें हम डाइल्यूट करें। डाइल्यूट करने पर या तनुकरण करने पर निम्न में से किसका मान घटता है। अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे ना किसका मान घटेगा। याद रखो आपके सिलेबस में जो कंडक्टेंस चालकता है ना वो 3 टाइप की है, एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुल्यांकी चालकता, एक होती है मोलर कंडक्टेंस मोलर चालकता, और एक होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता। तो याद रखो अगर सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करोगे ना उसमें और पानी मिलाओगे तो आयंस है ना उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, और आयन पता आपको प्लस के पास माइनस रहे तो इनके बीच में अट्रैक्शन आकर्षण रहेगा, और अट्रैक्शन रहेगा तो एक दूसरे को खींचेंगे तो उनकी थोड़ी मूवमेंट यानी गति थोड़ी क्या कम हो जाएगी। तो अगर इसको डाइल्यूट करोगे तो आयन के बीच की दूरी बढ़ने से इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उनकी गति थोड़ी तेज हो जाएगी, और गति अगर आयन की तेज है तो कंडक्टेंस चालकता का मान भी क्या आएगा ज्यादा आएगा। याद रखो दो बातें मोलर चालकता मोलर कंडक्टेंस और एक तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन दोनों के मान तो तनुता करने पर डाइल्यूशन पर बढ़ता है, लेकिन विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है हमेशा घटता है यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगी। कारण क्या है कि विशिष्ट चालकता क्या होती है 1 घन सेमी यानी 1 घन सेंटीमीटर सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन की चालकता होती है, और अगर डाइल्यूट करोगे ना तो 1 घन सेमी विलियन में आयंस की संख्या घट जाएगी, और आयन घटेंगे चालकता का मान में क्या आई कमी। याद रखो विशिष्ट घटेगा बाकी तुल्यांकी और मोलरता क्या होगी बढ़ेगी। क्या लिखा है तनुकरण करने पे क्या किसका मान घटता है, तुल्यांकी चालकता ये तो बढ़ती है बढ़ेगी, मोलर चालकता मोलर कंडक्टेंस ये भी बढ़ेगी, विशिष्ट चालकता ये घटेगी। किसका मान घटेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता के मान में क्या आती है कमी आती है। कि देखो अगला प्रश्न अपना 9वां, यदि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन किया जाए, क्या है यदि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन किया जाए तो कौन सी घटना परीक्षित नहीं होती, कौन सी घटना नहीं होती। अगर एक्वस NaCl है ना जलीय, अगर उसका हम विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तब उसमें क्या होगा। अब जलीय NaCl कराओगे आगे हम पूरा करके दिखाऊंगा आपको। उस अवस्था में याद रखो एनोड पर तो Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस बनेगी, और सॉल्यूशन में NaOH हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिकली क्षारीय हो जाएगा। ये 3 बातें याद रखो अगर जलीय NaCl का आप कराओगे विद्युत अपघटन। अब क्या लिखा है कौन सी घटना नहीं होती, Na+ आयन की सांद्रता घटेगी, ये गलत है, Na+ तो है उतने रहेंगे। एनोड
पर Cl2 उत्पादित होता है, सही है। विलयन क्षारीय हो जाएगा, ये भी सही है। कैथोड पर H2 गैस निकलेगी, ये भी सही है। गलत क्या है? Na+ आयन की सांद्रता घटेगी, ये बात गलत है। हमें से क्या पूछा है? कौन सी घटना इसमें नहीं होती? जलीय NaCl यानी एक्वस NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन करवाएं तो इसमें से कौन सी घटना नहीं होती? कौन सी नहीं होगी? Na+ आयन की सांद्रता में क्या आनी? कमी आनी, ये बातें प्रेक्षित नहीं है। इसके बाद देखो अपना अगला 10वां क्वेश्चन। 10वें में क्या लिखा है कि चार धातुओं के ऑक्सीकरण विभव निम्न प्रकार है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये। क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये? इनके लिए लिथियम का दे रखा है, कैल्शियम का दे रखा है, जिंक का दे रखा है। और इसमें सबसे प्रबल अपचायक कौन सी है, यानी किस में सबसे अधिक रिड्यूसिंग पावर है? प्रबल अपचायक कौन सी है? याद रखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन दे रखा है, Li से Li+ बन रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। Ca से Ca+2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। Zn से Zn+2 बन रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब अपचायक प्रबलता देखनी है तो याद रखो, अगर ये जो मान दे रखे हैं, ये वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यू को जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे जिसका आ जाएगा, इसको बोलेंगे फिर रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ प्लस में तो क्या आ जाएगा? माइनस में। ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में। याद रखो लिथियम का -3.04 वोल्ट होता है, किसका? रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचन विभव होगा। इसका भी अपचन विभव माइनस में आएगा, इसका माइनस में आएगा। और याद रखो, जिसका अपचन विभव सबसे अधिक माइनस में हो उसमें सबसे अधिक प्रबल अपचायक क्षमता होती है। तो सबसे अधिक माइनस किसका होगा? फिर लिथियम का हो जाएगा। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? फिर इसमें लिथियम हो जाएगा। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम है, ध्यान रखना ये। फिर देखो दोबारा आ गया प्रश्न ये, गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? एनोड ऋणावेशित होता है, सही है। कैथोड धनावेशित, सही है। एनोड पर अपचयन होता है, ये गलत है। वापस आ गया पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन 12वां। और 12वें क्वेश्चन में क्या है कि ये आपको एक सेल डायग्राम दे रखा है। ये क्या? एक सेल आरेख है। क्या है ये? सेल डायग्राम। लिखने का तरीका बताऊंगा अभी आपको मैं। सेल डायग्राम है, और सेल डायग्राम में देखो इधर ये वाला भाग क्या? एनोड है। हमेशा एनोड को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ऐसे ना, ये भाग लेफ्ट, ये राइट। लेफ्ट में रखेंगे एनोड और राइट में लिखते हैं कैथोड को, ये कैथोड वाला भाग है। और ये इसके बीच में दो देखो, दो खड़ी लाइनें हैं। इनके बीच में क्या देखो, ये दो खड़ी लाइनें ऐसी, दो, इसमें क्या लिखी है? ये दो खड़ी लाइनें ऐसी। ये क्या लिखा है? मैं इन दो खड़ी समानांतर रेखाएं, ये किसको दर्शाती है? ये तो याद रखो किसको दर्शाती है? ये साल्ट ब्रिज को दर्शाती है, लवण सेतु को। किसको दर्शाएगी? ये लवण सेतु को दर्शाती है। एनोड वाला पार्ट लेफ्ट वाला है, कैथोड वाला पार्ट राइट वाला है। बीच वाली दो रेखाएं ये लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज को दर्शाएगी। फिर देखो ये आ गया, गलित NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। अब देखो मेल्ट NaCl है, ये मेल्ट मतलब इस NaCl नमक में आपने पानी मिला के इसको सॉल्यूशन तैयार नहीं किया है। याद रखो, अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे ना, विद्युत अपघटन, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होता है। उसके लिक्विड बना के फिर आपको 2 इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अब लिक्विड नहीं है, NaCl सॉलिड है। उसको लिक्विड चेंज करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। या तो उसको हम वाटर में डिजोल्व कर लें, पानी में घोल लें, तब बन जाए उसका सॉल्यूशन। या फिर उस NaCl को तेज गर्म करके उसको मेल्ट कर ले, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर ले। तो दोनों का अलग अलग होता है विद्युत अपघटन। यहाँ पर हमें क्या दिया है? गलित NaCl यानी मेल्टेड NaCl है। गलित यानी उसको पिघला लिया हमने। अब पिघलाएंगे तो इसमें Na+ और Cl- दो ही प्रकार के आयन जाएंगे। और Na+ जाएगा कैथोड पर, माइनस इलेक्ट्रोड पर। Cl जाएगा प्लस इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर जाएगा। Na+ कैथोड पे जाके सोडियम धातु बना देगा, और Cl- एनोड पे जाके Cl2 गैस बना देगा। इसका मतलब कैथोड पर तो सोडियम धातु, एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होगी, बाकी कुछ नहीं बनेगा। इसका यहाँ देखो NaOH आ गया, ये नहीं होता। ये तो किस में होता है? जलीय NaCl में होता है। ये देखो NaOCl2, ये सही है। यहाँ NaOH आ गया, ये भी नहीं है। सही कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। Na+ ये कैथोड पे आएगा सोडियम, और Cl2 गैस आएगी एनोड पर। तो अपना ये 13वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा हो गया। इसके बाद देखिए अपना अगला 14वां क्वेश्चन। क्या लिखा है कि MnO4- के 1 मोल का MnO2 में अपचन करने के लिए आवश्यक आवेश कितना होगा? याद रखो,
MnO4 है ना, इस MnO4 में मैंगनीज पर चार्ज निकालने का तरीका बताऊं, देखो X O पे हमेशा चार्ज होता है -2, कितने हो गए, O 4 है ना, तो -8, ऊपर जो चार्ज होता है वो आ जाएगा आगे बराबर में, ऐसे एक लिख दिया। अब -8 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, +8, एक घट गया तो +7, इसका मतलब यहाँ पर मैंगनीज पे चार्ज क्या है, +7 है। अब MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, MnO2 बन रहा है। अब यहाँ पर देख लो मैंगनीज पे चार्ज कितना, वो निकाल लो, O पे चार्ज -2, -2 दूनी 4, तो टोटल 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए यहाँ प्लस लगाने पड़ेंगे, +4, तब 0 हो जाएगा। यहाँ मैंगनीज पे चार्ज क्या है, +4, इसका मतलब मैंगनीज क्या हुआ, +7 से कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल से देखो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसका मतलब जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो अगर ये 1 मोल लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 मोल। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1 फैराडे आवेश होता है। क्या होता है, 1 फैराडे, जिसका मान 96,487 कूलम, जिसको हम राउंड फिगर में 96,500 बोल देते हैं, तो वो 1F के बराबर होता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 गुना जा रहे हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल के लिए F की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी, 3F। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3F काम में आएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन नंबर 15वां, क्या लिखा है कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। अब देखो दोबारा फिर से बताया था मैंने, याद रखो, इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था पर, इक्विलिब्रियम पर या साम्य अवस्था पर किसी सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की वैल्यू 0 होती है। ये दिमाग में डाल लो आप, क्या होती है, हमेशा शून्य, और आगे काम भी आएगा अपने, जब कुछ वैल्यू निकालेंगे तो इसको 0 रख के हम निकालने की चेष्टा करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न 16वां, ऑब्जेक्टिव में देखो, और ऑब्जेक्टिव में देखो कि किसी स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप होने वाली अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक ई सेल यानी इक्विलिब्रियम, तो साम्य स्थिरांक के ई सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बल तथा डेल्टा जी, इनके मान क्रमशः होंगे। याद रखो साम्य अवस्था जो होती है ना, ये सॉरी स्वतः परिवर्तित अवस्था होती है, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है अपने आप होने वाली, तो स्वतः परिक्रम के लिए याद रखो डेल्टा जी की वैल्यू है ना, ये हमेशा होती है नेगेटिव, याद रखना। ये डेल्टा एस, डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा है ये, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा नेगेटिव होता है। आगे है जैसे आपके थर्मो वाले में था, थर्मो आपके हटा दिया, सिलेबस है नहीं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है ये। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है स्वतः परिक्रम के लिए, स्पॉन्टेनियस यानी प्रोसेस के लिए। डेल्टा एस है ना, इसको बोलते हैं एंट्रोपी चेंज, इसकी वैल्यू होती है स्वतः के लिए पॉजिटिव होती है, याद रखना। और स्वतः के लिए ई सेल की वैल्यू है ना, सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी प्लस में आएगा। और अगर 0 हो जाए तो साम्य अवस्था आ जाएगी, माइनस हो जाए तो फिर ऐसा होता है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और सेल स्थिरांक की वैल्यू है ना ग्रेटर देन 1 होती है, एक से अधिक आनी चाहिए। ये चीजें है स्वतः प्रक्रम के लिए। अब देखो स्वतः के लिए क्या लिखा है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, पहले साम्य स्थिरांक का मान 1 ग्रेटर देन 1, डेल्टा जी, अब सेल स्थिरांक है सेकंड प्लस, और फिर डेल्टा जी की मान नेगेटिव, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर अगला 17वां, और अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि सेल स्थिरांक की इकाई बताइए। और सेल स्थिरांक है ना, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, सेल कांस्टेंट को लिखते हैं एक्स से, एक्स बराबर एल अपॉन ए लिखते हैं, लंबाई बट्टे क्षेत्रफल, लेंथ बट्टे एरिया, ये है सेल स्थिरांक का फॉर्मूला। और आपको पता है एक्स बराबर ए, एल की मीटर में लिखते हैं, और ए है मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस बच जाएगा, तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, आपकी जो मर्जी हो। ये सेल स्थिरांक की इकाई है, यूनिट है ये। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमें सेंटीमीटर वाला चेक कर लो, सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है, सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट की यूनिट है। दोबारा आगे देखो, लोहे की सीट पर विद्युत लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है, किसकी करते हैं, जिंक की, किसकी,
जिंक की यानी औषध लेपन में जिंक की परतें लगाई जाती है। इसके बाद देखो अपना थोड़ा, अब ये थोड़े से फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिलिंग द ब्लैंक में देखो, एक तो है रस्ट, जंग, क्या है, जंग का सूत्र यानी रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, लोहे पे जंग लगता है, धातुओं पे जंग लगता है, तो लोहे पे जंग लगे ना तो उसका सूत्र क्या होता है, याद रखना ये Fe2O3 XH2O, इस तरह से। और X है ना, यहाँ पर कई बार है ना X की जगह 3 लिखा हुआ आता है, तो एक ही बात है 3 लिख दो चाहिए आप, लेकिन XH2 ज्यादा सही है, इस तरह से। ये रस्ट या जंग का फॉर्मूला याद रखना है। क्या लिखा है, विद्युत रासायनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी ऊर्जा को किस में बदलते हैं, किस में बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक सेल में क्या है, रासायनिक ऊर्जा को चेंज किस में करेंगे, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। किसमें, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेंगे, किसको, केमिकल एनर्जी को, याद रखो। फिर देखो सेल आरेख में कैथोड, अब सेल डायग्राम लिखते हैं ना, उसमें कैथोड को दाईं तरफ, एनोड को बाईं तरफ, तो कैथोड को दाईं तरफ दाईं ओर, वह एनोड को बाईं ओर लिखा जाता है, याद रखना है। कैथोड को दाईं तरफ और एनोड को बाईं तरफ लिखा जाता है, किसमें, ये सेल डायग्राम या सेल आरेख में लिखा जाता है। इसके बाद देखो अगला क्या है, सीसा संचायक सेल में, है ना, लेड स्टोरेज सेल, क्या है ये, लेड स्टोरेज सेल यानी सीसा संचायक सेल में, अब किसका विलयन विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज करते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रो डुबोते हो ना, तो वो इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य विलयन किसका होता है, वो H2SO4 का, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, और जिसकी डेंसिटी होती है 38%, याद रखना ये। सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज सेल में है ना, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट जो लेते हैं काम में, विद्युत अपघट्य विलयन, वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं, जिसको वो रसायनों का राजा कहते हैं, क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेंगे, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, 38% होती है, 38 यानी 38% घनत्व का H2SO4 विलयन काम में लिया जाता है। इसमें सीसा संचायक सेल यानी लेड स्टोरेज सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लेते हैं। फिर देखो अपना अगला पांचवा, और पांचवे में क्या है, आयनिन की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ आयनाइजेशन, क्वांटिटी ऑफ आयनाइजेशन यानी आयनिन की मात्रा अल्फा का मान सदैव 1 से क्या होगा, कम। जिसके लिए आयनिन का मान 1 आ जाए ना, इसका मतलब वो 100% आयनित है, जितना डाला ना सब पूरे का आयन बन गई। याद रखो हमेशा विद्युत अपघट्य के लिए आयनिन की मात्रा 1 से अधिक नहीं हो सकती, हमेशा 1 से क्या रहती है, कम रहती है, तो लेस देन 1, 1 से कम होता है, याद रखना। क्या होता है, आयनिन की मात्रा अल्फा यानी आयनाइजेशन क्वांटिटी अल्फा, इसकी वैल्यू क्या, हमेशा लेस देन 1 यानी 1 से कम रहती है। फिर देखो प्रतिरोधकता S का SI मात्रक है, प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता में देखो ये याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध ऐसे निकाल सकते हो आप। प्रतिरोधकता में देखो यूं, है ना, प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A, रो बराबर करोगे ना तो R इंटू A अपॉन L, और R जो होता है ना इसके लिए ओम, प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस इकाई क्या होती है, ओम, ठीक है ना, एरिया है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ है मीटर, क्या होगी, ओम इंटू 1 मीटर से कट गया, 1 मीटर बच गया, ओम इंटू मीटर क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। इसके लिए प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम इंटू मीटर होती है, ध्यान रखना ये। अब देखो यहां तक तो अपने छोटे पर्सन अब सदे वाले हो गए, और इसमें थोड़े से फिलिंग द ब्लैंक वाले हो गए, ठीक है ना, याद रखने हैं आपको। इसके बाद छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन और उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं लिखने वाले क्वेश्चन, और एग्जाम यहाँ पर होता है पैटर्न एग्जाम का रहता है बोर्ड का, और बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में क्या है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बड़े परसेंटेज जो आएंगे ना वो भी एक एक नंबर के आएंगे, ऐसे 4 नंबर का क्वेश्चन उसके 4 पार्ट कर देंगे अलग अलग एक नंबर के, उसमें किसी में चित्र पूछ लेंगे, किसी में कोई रिएक्शन पूछ लेंगे, किसी में कोई है ना सेल का विद्युत वागबल पूछ लेंगे, ऐसे पूछ के 4 आएंगे उत्तर, उनके दो दो लाइनें के, दो दो लाइन के उत्तर हो जाएंगे, लेकिन आधे पेज में डायग्राम हो गया ऐसे करके तो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है वो, लेकिन
होंगे उसके पार्ट के हिसाब से, रहेंगे तो आपको वैसे छोटे क्वेश्चन के रूप में आपको सब कुछ याद करना है और इसी हिसाब से आपको चलना है, ठीक है ना। आजकल वो पैटर्न नहीं रहा कि 2-3 पेज में उत्तर लिखो, वो सिस्टम नहीं रहा, ठीक है ना। अब देखो इसमें अपना पहला प्रश्न क्या है कि सेल के मानक विद्युत वाहक बल, यानी इसको लिखते हैं E0 सेल, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E0 सेल, और साम्य स्थिरांक जिसको केसी लिखते हैं या के लिखते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में संबंध लिखिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है संबंध। अब देखो अगर आप रिलेशन भूल जाओ तब उसको रिलेशन निकालने का देखो छोटा सा तरीका बताता हूँ आपको। रिलेशन अगर भूल जाओ ना आप, जैसे देखो आपको बताया नष्ट समीकरण आपको आती है, जैसे आगे आएगी नष्ट समीकरण लिखो तब भी लिख देंगे इसे a प्लस बी, इस तरह से c प्लस डी, ये कोई एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, साम्य वाली अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसके लिए देखो लिखे नष्ट समीकरण, क्या लिखे, ये लिखनी है नष्ट समीकरण, नष्ट इक्वेशन, लिखे तो क्या लिखोगे ऐसे ई सेल, सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल बराबर E0 सेल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल माइनस 0.0591 अपॉन यहाँ n, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और यहाँ आगे log 10 और ऊपर लिखना है उत्पाद, उत्पाद का मतलब ये वाले प्रोडक्ट, और वहां नीचे भी रिएक्टेंट, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी A और B की सांद्रता। और आपको पता है साम्य स्थिरांक लिखने का तरीका ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हो, उत्पाद, है ना, ऐसे लिखते हैं उत्पाद C और D अपॉन A और B। इसका मतलब इस पूरे की जगह है ना, ये जो लिखा ना आपने, देखो ये लिखा है, इस पूरे की जगह में कैसी लिख सकता हूं, और अगर इस पूरे की जगह कैसी लिख दूं तो देखो हमारे पास ये आ जाएगा, ये ई सेल बराबर E0 सेल, है ना, माइनस 0.0591 अपॉन n, और लोगे 10 और आगे क्या आ जाएगा केसी। और आपको पता है साम्य अवस्था पर इन 8 इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम पर, साम्य अवस्था पर और सेल का विद्युत वाहक बल, है ना, ई सेल की वैल्यू क्या होती है, अभी पीछे लिखी है मैंने, क्या होती है 0 होती है। अगर मैं यहाँ 0 रख दूं इसकी जगह हमारे पास ये हो जाएगा ना, ये 0 बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n और फिर log 10 kc, और इसको इधर ले जाए तो ये माइनस से क्या हो जाएगा वापस प्लस हो जाएगा। E0 सेल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल 0.0591 अपॉन n log 10 kc। अब kc क्या है, साम्य स्थिरांक है, और E0 सेल क्या है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या मानक विद्युत वाहक बल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ है ये। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, E0 सेल बराबर 0.0591 अपॉन n log 10 kc, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। ये लिखना आपको, अगर भूल जाओ तो ऐसे आप निकाल सकते हो नष्ट समीकरण से। अगर आ जाए ना साम्य स्थिरांक में रिलेशन निकालो, रिलेशन बताओ 2 नंबर में आ जाए, तब फिर आपको पूरा निकाल के बताना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कर सकते हो आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न अपना, और अगले में क्या है देखो, क्या लिखा है, वापस वही क्वेश्चन आ गया, चालकता यानी, और इसमें विशिष्ट चालकता वो लिखा है का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, याद रखो इसका विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। अब देखो मैं आपको है ना दोनों तीनों को लिख देता हूँ और याद रखना ये, एक तो विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कप्पा से लिखते हैं, कप्पा ऐसे बड़ा सा के लिखते हैं। एक होती है मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस जिसको लेमडा एम से लिखते हैं। और एक होती है तुल्यांकी चालकता, एक क्या है तुल्यांकी चालकता
जिसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखते हैं, लैम्डा वी से लिखते हैं इसे। और इसका अब विशिष्ट चालकता जो होती है ना, इसके लिए अब याद रखना इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, याद रखना। ये मोलर कंडक्टेंस है, इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई में देखो ओम इनवर्स, मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स ऐसे। और अगर तुल्यांकी पूछ ले तो तुल्यांकी में जहां मोल है वहां तुल्यांक आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ओम इनवर्स, मीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, तुल्यांक लिख लो हिंदी में, तुल्यांक इनवर्स ऐसे। ये हमारी तीनों की इकाई है। ये आपसे पूछा गया है विशिष्ट चालकता की इकाई बताओ, मोलर चालकता की बताओ, तुल्यांकी चालकता की बताओ। तो आप ऐसे लिख सकते हो, तीनों याद रखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न क्या है, क्या लिखा है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। गैल्वेनिक सेल है ना, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की वैल्यू कितनी थी, याद रखनी है तो। और जब क्या लिखा है, जब Zn+2 और कॉपर +2 आयनों की एक्टिविटी यानी सक्रियता क्या हो, एक इकाई हो। इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन है वो क्या है, एक इकाई हो। उस अवस्था में याद रखो वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हमेशा बराबर किसके होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मानक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.10 वोल्ट। कितनी होती है, 1.10 वोल्ट। और बिल्कुल एग्जैक्ट जो मान होता है ना, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट मान, वो 1.08 होता है। कितना होता है, 1.08 होता है एग्जैक्ट मान, जिसको हम राउंड फिगर में करके 1.10 वोल्ट कर देते हैं। तो 1.10 भी कर दो तो भी आपका गलत नहीं होगा ही। और एग्जैक्ट है 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 4 नंबर क्या लिखा है, गलित NaCl व जलीय NaCl के विद्युत अपघटन के उत्पाद लिखिए। यानी आपके पास नमक NaCl और वो क्या, एक तो एक्वस है जलीय, और एक क्या है मेल्ट यानी जिसको पिघला के बनाया गया, उनके विद्युत अपघटन से कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको याद रखना है ये। अब देखो इसको करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। एक तो क्या है, इस तरह से गलित NaCl, मेल्टेड गलित NaCl का विद्युत अपघटन, ये आ जाए गलित NaCl या मेल्टेड NaCl का विद्युत अपघटन। और गलित NaCl का करोगे ना, तब ध्यान रखना इस तरह से, देखो छोटा सा हम डायग्राम बना लेंगे इसके अंदर, इस तरह से छोटा सा एक यूं पात्र बनाया हमने, इसके अंदर NaCl डाल दिया, पिघला के यूं डाल दिया इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो कैसे, इस तरह से यूं, इसके अंदर हमने NaCl है, केवल इसमें NaCl है, इसमें और कुछ नहीं है। गलित का मतलब इसको पिघला के डाला है हमने, इसमें साथ में जल की मात्रा बिल्कुल नहीं है, यानी यहाँ पर वाटर नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, जलीय है ये, थोड़ा ध्यान रखना ये, ठीक है। ये सॉरी गलित है ये, इसमें जल नहीं है। इस तरह से दो इसमें इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर, दो इलेक्ट्रोड लगानी है हमें, दो इलेक्ट्रोड लगाने। हेलो, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मैं क्लास में हूँ स्टूडेंट। हाँ तो ये तो है गलित NaCl, तो गलित में है ना इस तरह से, तो यहाँ ये हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए इसे इस तरह से, तो इसमें हम लाइट पास करेंगे इस तरह से, ये प्लस ये माइनस। जो प्लस जुड़ा है ना, बैटरी का जो सिरा प्लस जुड़ा है वो इलेक्ट्रोड तो होगा एनोड, और जो माइनस जुड़ा है ना वो होगा कैथोड। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान रखना ये विद्युत अपघटनी सेल बन गया ये, इसमें लाइट दे रहे हो आप, लाइट दोगे तब जो लाइट का प्लस वाला सिरा जुड़ा है वो एनोड होगा, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक यानी विद्युत अपघटनी सेल में एनोड प्लस होता है और कैथोड होता है माइनस। लेकिन गैल्वेनिक सेल में हम लाइट प्राप्त करते हैं, उससे लाइट लेते हैं ना कि देते हैं। वो गैल्वेनिक सेल में हमेशा एनोड के उल्टा हो जाएगा, एनोड
नेगेटिव, आगे करेंगे डेनियल सेल में करेंगे, बताऊंगा आपको। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव, वहां यहाँ उल्टा है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या है, नेगेटिव। अब इसमें क्या है, केवल क्या है, NaCl है। अब NaCl है ना, टूटेगा ये, लाइट पास करोगे, NaCl का वियोजन अपघटन होगा Na+ और Cl, और प्लस हमेशा आयन किधर जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ, माइनस किधर जाएंगे, प्लस इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ। यहाँ कैथोड है, कैथोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, यूं, तो कैथोड वाले पार्ट पर कौन जाएंगे, प्लस वाले, कैथोड से क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या बनेगा, Na, सोडियम। फिर Cl कहाँ जाएगा, एनोड वाले पार्ट पर, एनोड, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, Cl इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, Cl+ इलेक्ट्रॉन, Cl और Cl मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे, Cl2 गैस बना देंगे। याद ये रखना है, क्या लिखना पड़ेगा अब, कि गलित NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर सोडियम धातु, एनोड पर Cl2 गैस मुक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये हो गया अपना, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखो, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, जलीय NaCl का। और जलीय में क्या होगा, अब क्या करना आपको, हमें यहाँ इस NaCl को वाटर में डिजोल्व करना है। फिर छोटा सा डायग्राम बना दूं, यहाँ देखो जरा, बड़ा नहीं बना रहा है, छोटा ही, इस तरह से, ठीक है ना। ये हमारे पास एक पात्र है जिसमें वापस वही हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए इसमें, एक एनोड और एक क्या लगा दिया, कैथोड। दोनों को जोड़ दिया बैटरी से, वही सेम प्रोसीजर पहले वाला, प्लस माइनस, ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस, ये क्या हो गया, एनोड, ये क्या हो गया, कैथोड। अब देखो इसमें हमने मिला रखा है, अब नमक को आपने पानी में घोला है, जल में, वाटर में इसको डिजोल्व किया आपने, तो पानी में घोला है ना, तो इसमें NaCl भी रहेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी रहेंगे, जल भी रहेंगे। तो जब आप इसमें लाइट पास करोगे ना, NaCl तो पहले वाले की तरह टूटेगा ही, टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+ और Cl- और वाटर मॉलिक्यूल ये भी क्या होगा, ये भी टूट जाएगा, तो H+ और OH-। अब देखो पहले वाले में तो 2 ही प्रकार के आयन थे, इसलिए इनमें कोई कंपटीशन नहीं था, आराम से चला गया ये कैथोड पर, ये चला गया एनोड पर, आराम से जाके सोडियम और Cl2 गैस मुक्त हो गई। लेकिन देखो यहाँ पर अब प्लस वाले आयन 2 प्रकार के हो गए, प्लस वाले देखो 2, Na+ हो गया, H+ हो गया, और माइनस वाले भी 2 हो गए, देखो Cl- और OH-। याद रखो, छोटा होता है ना जल्दी दौड़ता है वो, इसलिए H+ छोटा दिख रहा है आपको, जल्दी तेज दौड़ेगा ये, और तेज दौड़ेगा तो ये पहले पहुंच जाएगा कैथोड के ऊपर, Na+ पीछे रह जाएगा, और अगर ये पहले पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना देगा। इधर वाले में देखो Cl- और OH-। अब देखो इसमें 2 है, थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा है, इसमें ये पहले पहुंच जाएगा, ये पहुंचेगा तो OH अलग रह जाएगा, और Cl जाके क्या करेगा, Cl2 गैस बना देगा। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड वाले पार्ट पर, कैथोड है और कैथोड पर जाएंगे प्लस वाले आयन, प्लस वाले में कौन जाएगा, H+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H बना देगा, और H और H जुड़ जाएगी, कौन सी गैस बन जाएगी, इससे H2 गैस बन जाएगी, H2 गैस। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर अब माइनस आयन, माइनस में कौन जाएगा, Cl-, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये, इस तरह से, तो Cl और Cl के जोड़ने से क्या बन जाएगी, Cl2 गैस। अब देखो इस सॉल्यूशन में Cl- निकल गए, H+ निकल गए, अब क्या बच गए, Na+ और OH- बच गए, तो Na+ और OH- बच गए, और इससे क्या बन जाएगा, NaOH। याद रखो, अगर जलीय NaCl का आप विद्युत अपघटन कराओगे ना, तब क्या बनेगा, कैथोड पर तो H2 गैस, एनोड पर Cl2 गैस, और सॉल्यूशन जो है ना उसमें NaOH रह जाएगा, क्षार, इसलिए सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्षारीय हो जाएगा, यानी NaOH। क्षारीय होने से pH का मान 7 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। याद रखो, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर 3 चीजें बनती है, H2 गैस कैथोड पर, एनोड पर Cl2 गैस, सॉल्यूशन में क्या बनता है, NaOH। कई बार पूछ लेते हैं, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर विलयन की पीएच कितनी हो जाएगी, क्षारीय होगा तो पीएच का मान 7 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों याद रखनी है, गलित का भी कराना आना चाहिए और जलीय का करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक प्रश्न हो गया है, और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ढंग से इसको याद करना आपको।
ठीक है ना। इसके बाद देखो नष्ट समीकरण लिखिए। तो आपको केवल क्या है, नष्ट समीकरण लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। वैसे निकालने का डेरिवेशन इसका निकालने का, लेकिन तो हम नहीं करेंगे, हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। फिर से लिखिए ना मैंने ऐसे, देखो ये a प्लस बी कोई भी हो, और इससे c प्लस क्या बन गया, d बन गया। और नष्ट समीकरण लिखनी है ना, याद रखो ई सेल बराबर E0 सेल, इस तरह से सेल का मानक विद्युत वाहक बल माइनस फिर यहाँ 0.0591 अपॉन एन। एन यहाँ सेल अभिक्रिया के दौरान ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रही है, 2 ले रही है तो एन का मान 2 आ जाएगा। एक निकल रहा है, एक ले रहा है तो एन का मान 1 आ जाएगा। ऐसे एन है सेल अभिक्रिया यानी सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहे हैं, एनोड से कितने निकल रहे हैं, कैथोड कितने जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है। और log ए 10 और यहाँ उत्पाद बटे क्रियाकारक, इस तरह से। ये आगे क्या है, ये नष्ट इक्वेशन है। ये क्या है, ये नष्ट समीकरण याद रखनी है, ठीक है ना। ये नष्ट समीकरण या नष्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है। किसी की भी लिख सकते हो आप, डेनियल सेल का जाए है ना, तो डेनियल सेल में लिखोगे ना, डेनियल सेल में ऐसे है Zn इलेक्ट्रॉन निकाले Zn प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ले, ये कैथोड वाली रिएक्शन है, डेनियल सेल में आगे बाद में लिखेंगे। ये कॉपर पूरी रिएक्शन जोड़े ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, इस वाले भाग में Zn Cu प्लस 2, इधर क्या बनेगा Zn प्लस 2 और Cu। ये आ गई नेट सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब इससे आप लिख सकते हो ना समीकरण, इससे सेम यही ई सेल बराबर E0 सेल ना माइनस 0.0591। एन इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 दे रहा है, 2 ले रहा है, ऐसे log ए 10। अब उत्पाद, उत्पाद में ये वाला पार्ट, और याद रखो ज्योमेट्री सीधी आ जाए ना जिसपे चार्ज नहीं हो, ये ठोस सॉलिड मेटल है, तो सॉलिड के लिए एक्टिविटी सक्रियता का मान 1 होता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, लिखते नहीं है, इसको छोड़ देंगे। इधर वाले में इसको छोड़ देंगे, तो केवल क्या आएगा प्रोडक्ट में, ऊपर ये लिखना है, नीचे फिर ये लिखना है, आपको कुछ नहीं करना। ऊपर क्या आ जाएगा Zn प्लस 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा Cu प्लस 2, क्योंकि बाकी जो 2 है ना ये लिख लो चाहिए, लिखने के बाद फिर आपको काटना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा। Cu की सक्रियता एक्टिविटी 1 होती है, जिंक की भी क्या होती है 1, क्योंकि दोनों क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड मेटल कोई भी आ जाए उसकी हमेशा एक्टिविटी 1 ही माननी है, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, नष्ट इक्वेशन आ गई। ये आ गई, किसकी आ गई ये डेनियल सेल की नष्ट इक्वेशन। ऐसे लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है अपना, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। एक तो ये होता कि आगे करेंगे ईंधन सेल क्या है और क्यों, और इसकी पूर्ण सेल अभिक्रिया भी लिखिए। अब देखो मैं ईंधन सेल के बारे में ना, इसका डायग्राम मैं ही बना देता हूँ, आगे आएगा ये ईंधन सेल का डायग्राम बना हुआ ना, मैं ही बना देता हूँ, फिर बार बार ना बनाना पड़े, ठीक है ना। अब देखो ईंधन सेल के डायग्राम इस तरह से, ईंधन सेल का डायग्राम बनाए, ईंधन सेल के डायग्राम में देखो यूं इस तरह से, यहाँ इस तरह से आपको एक पात्र बनाना है, ठीक है ना। तो पात्र बना दिया, ठीक है ना। और इस पात्र में क्या है, हमें फिर इलेक्ट्रोड लगानी है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दे। तो चलो इसको थोड़ा और दोबारा लाइन से बना दो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करके और ऊपर से बंद कर दिया इसको, ठीक है। इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड है और यहाँ से निकालेंगे, देखो क्या निकालेंगे वो देखना है। इस वाले भाग से है ना,
यहाँ से एक गैस पास करेंगे अंदर, इस वाले भाग से एक गैस पास करेंगे। याद रखो ईंधन सेल में आपके सिलेबस में जो है ना वो है H2O2 सेल है। क्या है आपके सिलेबस में? H2O2 सेल है ईंधन सेल में, H2O2 सेल, ये अपना ईंधन सेल है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। अब देखो, और यहाँ बीच में भरा है विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन। हो सकता है ये अम्ल भी हो सकता है और ये क्षार भी हो सकता है, जैसे हमने KOH ले लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य विलयन है। अब याद रखना है एक साइड से H2 गैस पास करेंगे यहाँ से, जो H2O2 सेल है ना, तो ईंधन सेल में हमेशा ईंधन पास करते हैं, यानी फ्यूल सेल है ये, जिसमें फ्यूल यानी ईंधन पास करेंगे इलेक्ट्रोडों पर। और जब तक इलेक्ट्रोडों पर ईंधन यानी फ्यूल पास होता रहेगा ना, तो इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन के दौरान क्या एनर्जी बढ़ेगी, जिसको हम विद्युत के रूप में काम में लेते रहेंगे। तो जब तक इस पे आप ईंधन पास करते रहोगे तब तक सेल चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। लगातार अनवरत चलने वाला सेल है ये, लगातार कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक ईंधन पास करोगे। तो बीच में रुकेगा नहीं कि इसको चार्ज करना हो या खराब हो गया हो, इससे ऐसा कुछ नहीं है। लगातार ये इस पे ईंधन पास करते रहो, सेल क्या चलता जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है। अब ईंधन के रूप में H2 और O2 गैस पास कर रहे थे, इधर से इस वाले भाग से O2 गैस पास करेंगे, इधर से क्या है H2 गैस पास करनी है। बीच में क्या है विद्युत अपघट्य, और ये जो है ये इलेक्ट्रोड है, ये दोनों दोनों सेम है, ये इलेक्ट्रोड है। और ये क्या है? कार्बन के सैरंध्र इलेक्ट्रोड है ये, कार्बन के सैरंध्र यानी पूरस सैरंध्र इलेक्ट्रोड है। क्या ये कार्बन के सैरंध्र इलेक्ट्रोड है, ये पूरस इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर थोड़ी मात्रा में प्लेटिनम भरा रहता है जो इसको अधिक एक्टिवेट करता रहता है। अब जिस भाग से H2 गैस पास करते हैं ना, वो काम करता है एज ए एनोड, जिस भाग से O2 गैस पास करे वो काम करता है एज ए कैथोड। और जब इसमें गैस पास करोगे ना, तो यहाँ एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल बनता है। आगे देखो कैसे बनेगा वो है। अब देखो एनोड है, एनोड वाला भाग कौन सा है? H2 गैस वाला भाग है। तो H2 गैस एनोड पर, H2 गैस, अब देखो एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। H2 क्या करेंगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 4H प्लस बन गए, ये एनोड। फिर क्या है कैथोड वाला भाग, कैथोड, और कैथोड में क्या है O2 गैस है ये, O2 गैस। अब यहाँ पर क्या है देखो H प्लस आयन बने, ये H प्लस आयन क्या करेंगे इस तरह से, क्या करेंगे O2 गैस, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा इस तरह से देखो 4OH, यहाँ 2O2 और OH माइनस काम में आ जाएगी इस तरह से। और यहाँ पर ये 4 हो गए ना ये, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी काम आएंगे, ठीक है ना। साथ में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन भी काम आएंगे, लिख दे, ठीक है ना। देखो 2 ही O2 है ना यहाँ काम में आ रही, प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एनोड वाले काम में आए, और क्या बने यहाँ 4 OH माइनस बना दिया आएंगे इस तरह से। और यहाँ 4H प्लस से 4H प्लस कट जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे ना, क्यों इसको काट दिया, ये कट गए, ये कट गए, है ना, और इस तरह से ये कट गए। इनको तो पूरा लिखे पहले, एनोड वाला पार्ट है, एनोड वाले से H2 गैस 2, 4 क्या बन गए H प्लस, और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो 4 H प्लस बने हैं ना, ये क्या है इस तरह से OH माइनस 4 के साथ रिएक्शन करेंगे, और यहाँ क्या बनेंगे 4 H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये एनोड वाली रिएक्शन है। और एनोड को अगर जोड़े ना इस तरह से हो जाएगा ये 2H2, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन 4H प्लस कट गए, 4OH माइनस, इससे क्या बनेगा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। अब कैथोड में क्या होगा इस तरह से, कैथोड वाला भाग, और कैथोड पर क्या है O2 गैस है, O2 गैस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आए वो, प्लस अब यहां से क्या होगा 4H2 बने हैं ना, या 2H2O काम आ जाएंगे यहाँ इस तरह से, और इस क्रिया में क्या है ऐसे 4 OH माइनस आयन वापस बन जाएंगे,
ये कैथोड वाली अभिक्रिया। अब एनोड वाली में तो देखो ये 2H2 प्लस 4OH माइनस, इससे बन गया 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड वाली में क्या है, O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O, और इससे क्या बन गया 4OH माइनस। ये कैथोड वाली, दोनों को जोड़ दें, एनोड और कैथोड, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी, पूरी सेल की अभिक्रिया। अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ 4, तो 4 से 4 कट गए, OH से OH कट गए, 2 H2O से 2 कट गए, 2 बच गए, क्या बच गया 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 ये बचा इधर, इधर क्या बच गया 2 जल के अणु बच गए 2H2। ये क्या है, ईंधन सेल की पूर्ण सेल अभिक्रिया, यानी एनोड से H2 गैस, कैथोड से O2 गैस, H2 गैस O2 गैस रिएक्शन कर जल का निर्माण करेगी, जल क्या यहाँ से बाहर निकलता रहेगा। इसका मतलब इस ईंधन सेल से कोई भी हानिकारक पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, यानी कोई पॉइजनस नहीं बन रहा है, यहाँ जल बन रहा है, जिस जल को हम यूज किया है पीने के अंदर कर सकते हैं। अब देखो अन्य सेल की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है, कारण क्या है, रीजन क्या है। अब देखो श्रेष्ठ में हमें क्या लिखना है, 2-3 आपको लाइन लिखनी है। पहली लाइन क्या लिखनी है कि श्रेष्ठता का कारण क्या है, यह लगातार अनवरत यानी लगातार चलने वाला सेल है, जो बीच में रुकावट नहीं आती। जब तक इस पर ईंधन प्रवाहित करते रहोगे, फ्यूल पास करते रहेंगे, तब तक इससे एनर्जी मिलती रहती है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा क्या लिखेंगे, यह प्रदूषण रहित सेल है, इससे पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण रहित सेल है, इसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ का निर्माण यानी पॉइजनस सब्सटेंस नहीं बनते, हानिकारक पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जल बन रहा है जो कि हमारे पीने के अंदर क्या आएगा, काम में आएगा, ठीक है ना। और इसकी क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा अधिक मात्रा में इसमें क्या मिलती है हमें, विद्युत की प्राप्ति लगभग 1.80 वोल्ट, कितना, ये 1.23 वोल्ट, लगभग 1.23 वोल्ट इससे लाइट हमें मिलती है। तो यानी ये विद्युत की मात्रा भी हमें इससे क्या है, ज्यादा प्राप्त होती है, लाइट भी हमें अधिक प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये 2-3 पॉइंट आपको लिखने हैं। और मेन है ना, श्रेष्ठ क्यों है, उसका मेन एक पॉइंट है, मुख्य तो यही है कि इसको क्या बोलते हैं, प्रदूषण रहित सेल बोलते हैं। इसमें ऐसा कोई हानिकारक पदार्थ का निर्माण नहीं होता जिससे प्रदूषण नहीं फैलता, और ये क्या है, इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण के लिए सही है, पर्यावरण को खराब नहीं करता है। तो अगर आज जाए ना, ये ईंधन सेल का डायग्राम ये बनाना है, H2O2 सेल का डायग्राम ये बनाना है, H2O2 सेल की एनोड व कैथोड की अभिक्रिया लिखो, एनोड की कैथोड की, पूरी सेल की रिएक्शन लिखो, पूर्ण सेल अभिक्रिया ये है, ये लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना। और श्रेष्ठ क्यों है वो मैंने बता दिया आपको, श्रेष्ठ क्यों वो लिखना है बस, ठीक है। ये तो है फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल के बारे में हो गया ये। अब देखो एक छोटा सा प्रश्न और है, और क्या है, कोलराउस का नियम लिखिए। क्या है, कोलराउस का नियम, और थोड़ा सा देखने समय। अब देखो ये आ गया ना कि ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाओ, अन्य सेल से श्रेष्ठ क्यों है, ये आ गया ना, ये मैंने हमने ऊपर कर लिया है ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा लिख ले, उसके बाद हम उसको फिर आगे बाद में करेंगे, थोड़ा सा इसको देखिए। देखो एक तो है कोलराउस का नियम, है ना। कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस का नियम क्या है, अगर आपके पास सॉल्यूशन जो है ना बहुत अधिक डाइल्यूट एंड तनु, अत्यंत तनु सॉल्यूशन हो, क्या लिखते हैं, देखो कोलराउस नियम के लिए एक लाइन लिखनी है, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, और क्या लिखना है कोलराउस के नियम में कि अनंत तनुता पर, एक लाइन लिखनी है, ये क्या लिखना है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित, मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन व ऋणायन की, धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर चालकता के योग के बराबर होती है, चालकता के योग के बराबर होती है। क्या लिखा है, अनंत तनुता पर, अगर यानी आपके पास सॉल्यूशन है, उसको आपने पूरा डाइल्यूट कर लिया, बहुत अधिक डाइल्यूट, और अनंत तनु सॉल्यूशन कर लिया,
अब उस सॉल्यूशन में आयनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन बिल्कुल जीरो मान लेते हैं। तब उस विलेन की चालकता जो है ना, उसके अंदर जो भी आयन है, उस आयनों की चालकता को योग के क्या रहेगी बराबर। इसका मतलब उस आयन में यानी उस विलेन में धनायन भी है और ऋणायन भी है, तो धनायन की चालकता प्लस ऋणायन की चालकता दोनों का योग कर देंगे, क्या है कि विलेन की चालकता है। इसका मतलब लिखेंगे हम कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर क्या लिखेंगे, अनंत अनुता पर धनायन की चालकता प्लस अनंत अनुता पर ऋणायन की चालकता। और अगर धनायन मान लो 5 है तो 5 की चालकता, ऋणायन 5 है तो 5 की चालकता, केटाइन एनाइन। तो आगे क्या लेंगे 5 की, 5 गुणा धनायन की चालकता 6 या 5 जो भी है। इसका मतलब यहाँ लिख दूं मैं V प्लस, यहाँ लिख दूं V माइनस। तो V प्लस और माइनस क्या है, धनायन की ऋणायन की क्या है, संख्या है। यहाँ पर क्या हो गया, लेमडा अनंत, ये तो क्या है अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता, ठीक है ना, एक तो ये। और लेमडा प्लस अनंत ये क्या है, अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, धनायन की मोलर चालकता है। और लेमडा ये अनंत माइनस ये क्या है, अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता यानी एनायन की मोलर कंडक्टेंस। और V प्लस क्या है, धनायन की संख्या, और V माइनस क्या है, ऋणायन की संख्या। इसको बोलते हैं कोलराउस का नियम। ये कोलराउस का अगर आ जाए ना, कोलराउस का नियम लिखे 1 नंबर में 2 नंबर में, तो आपको इतनी दो बातें लिख के ये आपको फॉर्मूला लिखना है। ये कोलराउस के नियम का क्या है, फॉर्मूला है बस, ठीक है, जल्दी करो। इसके बाद देखो ये थोड़ा अगले वीडियो में करेंगे अपने, थोड़ा बड़ा है ये 8वां क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान रखना, अपने अगले वाली वीडियो में करेंगे इसको। फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम लिखेंगे, ठीक है ना, कौन कौन से वो देखेंगे। फिर एक थोड़ा सा ये है कि सेल स्थिरांक का सूत्र व इसकी इकाई लिखिए। ये तो सेल स्थिरांक का फॉर्मूला लिखा मैंने पीछे, देखो सेल स्थिरांक x बराबर L बटे ए लिखा ना, लंबाई बटे क्षेत्रफल, बस इकाई लिखोगे ना, लंबाई की मीटर होती है और ए की क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स इकाई हो जाएगी, तो लिखी हमने सेल स्थिरांक की, ठीक है ना। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाना है, ठीक है ना। फिर फैराडे, एक फैराडे में विद्युत की कितनी मात्रा होती है, यानी कितने के बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,487 कूलाम के बराबर, जिसको लिखते हैं बराबर करके 96,500 कूलाम, इस तरह से 96,500 कूलाम, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। किस कितने पर है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है 96,500 कूलाम, एक फैराडे है ये, जिसको एक फैराडे बोलते हैं, ठीक है ना। फिर देखो ईंधन सेल का ये अपने कर लिया, ये हो गया पीछे। और अपने को क्या करना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाना है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम लिखना है, फिर डेनियल सेल का डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। फिर ये मोलर चालकता विवेचना करनी थोड़ी सी, आगे पढ़ना है। उसके बाद अपना 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो इसमें हम अगले अपने वीडियो में कर लेंगे। आज ये इतने, इस वीडियो में इतने प्रश्न करो। ये कोलराउस का नियम हमने कर लिया, यहाँ तक कर लिया हमने। फिर फैराडे का करना है, सेल स्थिरांक बता दिया पीछे मैंने, फिर ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह ये हम उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो आज अपने ये लगभग 1 घंटे की वीडियो में ये 15-20 क्वेश्चन किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे थोड़े से और क्वेश्चन है, 5-10 और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम इसमें करेंगे। इसके बाद अपना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला यानी विद्युत रसायन वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसमें से जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पूरे हो जाएंगे, वो आपको पूरे करने हैं, ठीक है ना। अगले मिलते हैं फिर दोबारा, धन्यवाद।